आपका आईबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन। शाम के 6 बज रहे हैं, वक्त ऐलाने जंग का है और ऐलाने जंग का स्पेशल एडिशन अयोध्या के सरयू घाट से सीधा आप मेरे साथ देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त देश भर में राम लहर है और इसी बीच इसको लेकर सियासत भी तेज है। तो आज अपने इस खास बुलेटिन में जिन जिन खबरों की बात हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, इस वक्त देश भर में राम लहर है और ऐसे में आखिर गोली की याद क्यों दिलाई, बात इसकी होगी। और इसी के साथ बात यहाँ ये भी होगी कि राम पर सियासत फुल, क्या चुनाव में हो जाएगी बत्ती गुल, और मोहन यादव के मिशन बिहार की भी बात करेंगे। कहीं बिहार में यादव टूटने वाले तो नहीं है। इन तमाम खबरों को विस्तार से अगले 1 घंटे आप इस बुलेटिन में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जिस खबर की बात वो ये कि राम लहर के बीच आखिर क्यों शिवपाल यादव ने सेल्फ गोल कर दिया और कहीं इससे आगे नुकसान ना हो जाए। शिवपाल यादव ने जिस तरीके से, देखिए, इस वक्त देश भर में राम भक्ति हर तरफ आपको दिखाई देगी। उन्होंने 1990 में जब मुलायम सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री थे और राम भक्तों पर जो गोली चलवाई थी उसका जिक्र कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि कहीं ये नुकसान ना कर जाए और आखिर इसकी जरूरत क्यों। तो बताओ, वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासनिक की जिम्मेदारी थी। कितने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। जिस गोलीकांड को शिवपाल सिंह यादव ने सही ठहराया है वो घटना साल 1990 की है। कार सेवा के लिए पहुंचे राम भक्तों पर तब की पुलिस ने गोलियां चलाई थी। एबीपी न्यूज की लाइब्रेरी से उस वक्त की घटना का ये वीडियो मिला है। कार सेवा के लिए पहुंचे राम भक्तों पर तब की मुलायम सिंह सरकार ने गोलियां चलवाई थी। विश्व हिंदू परिषद ने कार सेवकों से अयोध्या पहुंचने का आदेश दिया ताकि 30 अक्टूबर को राम जन्मभूमि के लिए सांकेतिक कार सेवा की जा सके। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश से कार सेवकों ने अयोध्या कूच करना शुरू किया। मुलायम ने हुंकार भरी कि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। मुलायम ने प्रधानमंत्री वीपी सिंह से दिल्ली यूपी सीमा सील करने की मांग की, लेकिन उनकी मांग ठुकरा दी गई। वीपी सिंह को अपनी सरकार जाने का खतरा था, जो बीजेपी और वाम दलों की बैसाखियों पर टिकी थी। 28 अक्टूबर 1990 को मुलायम ने टाइम पत्रिका को दिए इंटरव्यू में कहा था, सरकार में रहे ना रहे, मस्जिद मेरी लाश पर ही गिरेगी। जब तक मुलायम की सत्ता कायम है, मस्जिद शहीद नहीं होगी। 30 अक्टूबर को कार सेवकों ने जबरन विवादित ढांचे पर चढ़ने की कोशिश की। मुलायम ने गोली चलाने का आदेश दिया। इसमें 16 कार सेवक मारे गए। नेताजी अब मौलाना मुलायम हो गए थे। इसी गोलीकांड में कोलकाता के कोठारी बंधुओं की भी मौत हुई थी, जिन्होंने जन्मभूमि पर भगवा झंडा लहराया था। अयोध्या की रहने वाली ओम भारती उस गोलीकांड की गवाह है, जिनके घर में राम भक्त पुलिस के डर से छिपे थे। सड़क पे तो वो 303 की गोलियां चलने लगी थी, तभी तो भाग के यहाँ आए। जो कोठारी जो भाई हाँ, दोनों भाई इसी कमरे में थे। अच्छा, यहीं रुके, सबके साथ थे ना। उन पर कब गोलियां चलाई? उनको तो जब अंदर आ गए, वो सड़क पर सबको निकाल दिया, मार पीट करके, घायल करके सब भर ले गए, सड़क खाली कर ली। अब ऊपर की फोर्स तो जान रही थी ना, तो भुल्ला ने ये दरवाजा तोड़ा, तो उधर से भी फोर्स आ गई, वो फोर्स उधर से आई, ऊपर वाले उतर आए, फिर ये दरवाजे फटाफट ये तोड़े। इतने मोटे मोटे दरवाजे 2-2 कमरे के तोड़ दिए, कार से उधर से निकाले और इधर के निकालिए, इतने निकाल पाए थे। अयोध्या गोलीकांड से पहले 25 सितंबर 1990 को बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर सोमनाथ से अयोध्या के लिए निकले थे। पूरे देश में राम लहर की मानो आंधी चल रही थी। लेकिन अयोध्या पहुंचने से पहले ही 23 अक्टूबर को बिहार में आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने कार सेवकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कई कार सेवक छिपते छिपाते बच निकले और उसके बाद वे राम भक्त अयोध्या पहुंच गए। कोलकाता के रहने वाले राम और शरद कोठारी 2 भाई थे, जो 22 अक्टूबर को अयोध्या के लिए निकले थे।
अयोध्या में 30 अक्टूबर को विवादित जगह पहुंचने वाले शरद पहले शख्स थे। पुलिस ने दोनों भाइयों को खदेड़ तो दिया, लेकिन उस दिन उन्होंने अयोध्या में विवादित जगह पर झंडा फहरा दिया था। पहली बार कार सेवकों पर इसी दिन गोलियां चली। आरोप लगते हैं कि उस दिन पुलिस की गोली से 5 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद आई 2 नवंबर की तारीख। राम मंदिर निर्माण आंदोलन के लिए सांकेतिक कार सेवा का ऐलान किया गया। सुबह सुबह दिगंबर अखाड़े से जुलूस हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ रहा था, तभी पुलिस वालों ने फायरिंग शुरू कर दी। आरोप लगते हैं कि उस वक्त पुलिस वालों ने घर से निकालकर राम भक्तों को गोलियों से भूना था। बीजेपी की तरफ से इन दिनों सोशल मीडिया पर अयोध्या गोलीकांड का वीडियो शेयर किया जा रहा है, जिसमें राम भक्तों पर हुए जुल्म का जिक्र है। ऐसा नहीं है कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाली समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से कोई पहला बयान आया है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने 19वें जन्मदिन पर भी इसी तरह का बयान दिया था। तब मुलायम ने कहा था, पार्टी का इतना बुरा हाल तो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने के बाद भी नहीं हुआ था। गोली चलवाने के बाद 105 विधायक जीत कर आए थे, जबकि लोग उस समय चिल्लाते रहे कि हिंदुओं का हत्यारा आ गया। देश की सुरक्षा के लिए और भी मारना पड़ता तो सुरक्षा बल मारते। 25 जनवरी 2016 को मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि 16 कार सेवकों के मारे जाने का अफसोस है, लेकिन मस्जिद बचाने के लिए 30 की जान भी जाती तो वो करते। ठीक है, क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन मदीना में बचा 16 लोगों की जानें गई। मुझे कभी कभी बहुत अफसोस होता है, 16 लोगों की जानें गई, कहीं मस्जिद बचा। 2 नवंबर 1990 को मुलायम यूपी के सीएम थे और कार सेवा के लिए पहुंचे राम भक्तों पर गोली चलाई गई, जिसमें आधिकारिक तौर पर 16 लोगों की मौत हुई थी। अब मुलायम के छोटे भाई शिवपाल यादव ने 34 साल पहले के उस जख्म को जिंदा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के स्टैंड में अब भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। समाजवादी पार्टी ने जो पाप किया था, निहत्थे कार सेवकों के सर में गोलियां मारी थी, प्राणघातक हमले उन पर किए थे और उनकी हत्या करने का जो पाप किया था, यह अवसर था कि अपने इस पाप का ये प्रायश्चित कर लेते और प्रभु राम लला के दरबार में आकर के मत्था टेक देते। लेकिन मजहबी तुष्टीकरण की नीति से अभी भी उनमें परिवर्तन नहीं आया है और शिवपाल सिंह यादव का ये बयान आज जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक रगड़ने जैसा है। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं। वैसे भी लोकसभा में समाजवादी पार्टी के गिने चुने सांसद हैं। राम लहर के बीच शिवपाल के दिए गए इस बयान का नुकसान भी हो सकता है। देखिए, देश में एक तरफ तो राम नाम का ज्वार है और मानो ऐसा लग रहा है दूसरी तरफ विपक्ष को लगा बुखार है। राम मंदिर पर अब तक जो है वो सियासत छिड़ी हुई है। रोज कई तरह की सियासी बयानबाजियां सामने आ रही हैं और अब तो राम मंदिर के निर्माण को हिंदू राष्ट्र की शुरुआत तक बता दिया गया है। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि भाई विपक्ष को राम मंदिर से इतना डर क्यों है, इतनी दहशत किस लिए? ये रिपोर्ट देखिए, इस जवाब को तलाशने की कोशिश करते हैं। राम भक्ति में मग्न है अयोध्या। जहां देखो वहां राम भक्त झूम रहे हैं। सबको राम का इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा की पूजा मंत्रोच्चार के साथ शुरू हो चुकी है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, पूरा देश इस वक्त 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है। गुजरात के वडोदरा में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले रावण दहन किया गया। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी प्रभु श्री राम की प्रतिकृति को रोशन किया गया। ये तस्वीरें मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क की हैं। अयोध्या से लेकर मुंबई तक लोग एक सूत्र में बंधे हैं, लेकिन इसमें भी हिंदुस्तान में राजनीति ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? राजनीति के खिलाड़ी राम पर भी जमकर बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया, लेकिन सर्द हवाओं के बीच लगातार हो रही सियासत से पारा गर्म है। अब लेफ्ट ने बीजेपी पर हिंदू राष्ट्र निर्माण का शगुफा छोड़कर नया बवाल खड़ा कर दिया है। उनकी आजादी की जो है कल्पना और भावना और जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन की जो होना है, उसके अंदर पहले से ही बहुत अंतर था। वो एक कट्टरपंथी, हिंसावादी, फांसीवादी एक हिंदुत्व राष्ट्र का निर्माण चाहते हैं। वो समझते हैं कि मंदिर का उद्घाटन उस निर्माण का एक कड़ी है। सीताराम येचुरी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के उदित राज का ताजा बयान भी सुर्खियों में है। उदित राज ने कह दिया कि दलितों का कलयुग 22 जनवरी के बाद शुरू होगा।
1949 से लेकर के 90 तक हिंदू महासभा, आरएसएस और जनसंघ क्या कर रहा था? अगर मंडल कमीशन न आया होता तो आज राम मंदिर न बना होता। हजारों वर्ष से दलितों को गांव के किनारे बसाया जाता था और परछाई से भी सवर्ण अपवित्र हो जाते थे। भगवान राम कृष्ण ये तो हजारों वर्ष थे। क्या दुर्गति थी हम लोगों की, और हम लोगों का कलयुग शुरू होगा 22 के बाद। प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले विपक्ष के इन बयानों का कितना असर 24 के चुनाव में पड़ता है, इसका पता तो मई में चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ मिशन 400 पार का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी ने कमर कस रखी है। पीएम मोदी के मंदिरों में साफ सफाई के संदेश के बाद बीजेपी के तमाम नेता मंदिरों की साफ सफाई में जुटे हैं। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं ने मंदिरों में सफाई की। बीजेपी ने 2 तरह के प्लान बनाए हैं। पहले प्लान के तहत नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर आज 6 स्पेशल स्मारक डाक टिकट जारी किए और साथ ही दुनिया भर में भगवान राम पर जारी टिकटों की एक पुस्तक का भी अनावरण किया। इसी तरह के कार्यक्रम 22 जनवरी से पहले सरकारी और पार्टी स्तर पर लगातार होते रहेंगे, जबकि 22 जनवरी के बाद के लिए अलग तरह की रणनीति पर पार्टी स्तर पर काम हो रहा है। बीजेपी ने अयोध्या दर्शन प्लान बनाया है। क्या है बीजेपी का अयोध्या दर्शन प्लान? इसको जानने समझने के लिए सीधे ग्राउंड से एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने डिटेल रिपोर्ट भेजी है। जो देश भर से हजारों ट्रेनें आएंगी वो ऐसे ही स्टेशनों पर, ये रामघाट हाल्ट है, ऐसे स्टेशनों पर आएंगी आस्था स्पेशल ट्रेनें, और इसके बाद यहाँ पर बसें लगी होंगी, जिन बसों से जो दर्शनार्थी हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनको अयोध्या प्रवास के लिए ले जाया जाएगा। 29 जनवरी से ट्रेनें आना शुरू होंगी। बीजेपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं सुनील बंसल, उनका आना हुआ है। ये सभी जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पदाधिकारी ये सब आकर के समीक्षा कर रहे हैं। बीएल संतोष जो राष्ट्रीय महासचिव संगठन हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनकी देखरेख में ये सब कुछ किया जा रहा है। बीजेपी की नजर इन आस्था स्पेशल ट्रेन्स के जरिए आस्था का ऐसा दीप जलाना है जिसका असर कुछ महीने में होने वाले आम चुनाव के नतीजों में नजर आए। और देखिए, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले बिहार में बीजेपी ने उस यादव वोटर्स को साथ लाने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है जो लालू यादव के सियासी उभार से पहले राम मंदिर आंदोलन से जुड़े थे। बड़ी भूमिका उसमें निभाई थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार पहुंचे आज। काफी स्वागत सत्कार उनका हुआ और कहा यह जा रहा है कि उनके इस दौरे से लालू कैंप में बड़ी खलबली मची। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव पहली बार बिहार दौरे पर पटना पहुंचे। खचाखच भरे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में एमपी के मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। श्री कृष्ण चेतना मंच के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें मोहन यादव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए यादव समाज के लोगों के साथ ही बिहार बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। माना जा रहा है कि मोहन यादव के जरिए बीजेपी ने बिहार के यादव वोटरों के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू की है। बिहार में सब प्रकार की अनुकूलता है। बिहार के स्वभाव में, बिहार की मानसिकता में, बिहार की प्रतिभा में सब प्रकार की संभावना छिपी हुई है। कमी है तो केवल लीडरशिप की, और लीडरों के कारण से ये हमारा राज्य अटक रहा है, रुक रहा है। मुझे लगता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में अगर ठीक से प्रयास करेंगे तो बिहार भी आगे बढ़ेगा। गौर करने वाली बात यह है कि मोहन यादव ने अपने भाषण में लालू परिवार पर हमला नहीं किया। बिहार में सबसे ज्यादा करीब 14% आबादी यादवों की है और सूबे की राजनीति में यादव वोटरों को आरजेडी यानी लालू की पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता रहा है। लेकिन बीजेपी की अब इस वोट बैंक पर नजर है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मोहन यादव को सम्मानित किया गया। कृष्ण चेतना विचार मंच जो संगठन है उसकी ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस
समारोह में बिहार के कोने कोने से यादव समाज के लोग पहुंचे। बीजेपी के जो तमाम बड़े यादव नेता हैं जैसे रामकृपाल, नंद किशोर, अशोक यादव, नवल किशोर यादव सभी कार्यक्रम में मौजूद थे। बिहार की राजनीति में यादव जाति के दखल को आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। 2020 में 55, 2015 में 61, 2010 में 40 और 2005 में 55 यादव विधायक जीते थे। अकेली जातियों में सबसे ज्यादा विधायक यादव जाति के ही हैं और इस जाति के ज्यादातर विधायक लालू की पार्टी से ही हैं। बिहार में अभी आरजेडी का कोई सांसद नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी यादवों के वोट थोक मात्रा में लालू और उनके गठबंधन के उम्मीदवारों को ही मिलते रहे हैं। फिलहाल जो 5 सांसद बिहार में यादव जाति से जीते हुए हैं, उनमें से 3 बीजेपी के और 2 जेडीयू के हैं। भाजपा नेताओं ने अपने नेता का स्वागत किया है तो स्वागत करना ही चाहिए। बीजेपी का नजर तो यादव वोट बैंक पे है जो आपके साथ है। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मतदाता थे सब भाग गए। अरे बिहार है ना जी, बिहार कभी बनाए हुए लीक पर नहीं चलता। मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल, सारण, महाराजगंज, पाटलिपुत्र, जहानाबाद, मधुबनी, सीतामढ़ी, सिवान, झंझारपुर, बांका, नवादा और काराकाट वो लोकसभा सीटें हैं जहां यादव वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। बीजेपी अगर यादव वोट बैंक में सेंध लगा लेती है तो फिर बिहार की सियासत में उसका सिक्का जम सकता है। फिलहाल कोशिश तो यही है, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी ये आने वाला वक्त ही बताएगा। राम लहर के बीच कई विवाद भी उठ रहे हैं और एक विवाद राम मंदिर के अधूरे गुंबद को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। इसे लेकर भी कई लोग सवाल उठा रहे हैं। तो अब इस विवाद को खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है। इसकी भी एक काट निकाल ली गई है। अब उस अधूरे गुंबद को फूलों, कपड़ों और लकड़ी से उसे भरकर उसे पूरी तरह ढककर जो है पूर्ण रूप दिया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस कोशिश से ये विवाद थमेगा? रिपोर्ट देखिए। हिंदू मान्यताओं में मुहूर्त का बड़ा महत्व होता है और इसी वजह से 22 जनवरी की दोपहर का मुहूर्त चुना गया है। लेकिन उसके पहले राजनीति इस बात पर कि अगर मंदिर ही पूर्ण नहीं है तो फिर मुहूर्त कैसे पूर्ण हो सकता है। ऐसे में अगर मंदिर को ही पूर्ण स्ट्रक्चर का दर्जा दे दिया जाए और उसको पूरी इमारत को ठीक उसी तरह से बना दिया जाए कि आप उसे दूर से देखकर या पास से जाकर भी समझ न सके कि वो पत्थर है कि लकड़ी, और उसके बाद उसके ऊपर लगे कपड़े जिसको फूलों से सजाकर पूरी तरह से सुसज्जित करके ठीक वैसे ही बना दिया जाएगा जैसा 1 वर्ष बाद इस मंदिर को दिखना है। ऐसे में मंदिर को तो पूर्ण माना जाएगा और उसकी पूजन प्रक्रिया को भी उसी तरह से संज्ञान में लिया जाएगा।